अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं आखा यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के बिहाफ पे आप सबको वेलकम करता हूँ। आज 12 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे है और इस मौके पे वी हैव गैदर्ड हेयर टू डिस्कस कॉमन आई प्रॉब्लम्स, उनके क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं और आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। मेरे साथ मेरी पूरी टीम मौजूद है जिसके अंदर राबिया, डॉक्टर शौकत चीपा और मुस्तबशरा शामिल हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट राबिया टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, फॉलोड बाय डॉक्टर शौकत एंड फॉलोड बाय मुस्तबशरा। मेरा नाम राबिया इकबाल है और मैं हेड नर्स हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एंड विजुअल साइंस में। मैं हूं डॉक्टर शौकत अली छिपा और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एंड विजुअल साइंसेज आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तबशरा है और मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ आखान हॉस्पिटल में। मैं अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जी। मेरा नाम डॉक्टर हारून तैयब है और मैं आखान हॉस्पिटल के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरे जो आंखों के पर्दे की बीमारी है उसका इंचार्ज हूँ। और आज हम आंख के कॉमन बीमारियों के बारे में सवालात का जवाब देंगे। और स्टार्टिंग ऑफ विद डॉक्टर शौकत। डॉक्टर शौकत, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं जिससे आंख की बिनाई मुतासर हो सकती है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में और हमारे हालात। जी, सबसे ज़्यादा जो है आँखों की जो नज़र के मामले में जो है सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि लोगों की नज़रों में कमी होती है बिकॉज़ ऑफ उनको ज़रूरत होती है चश्मे की। और उसकी वजह ये होती है कि वो रेगुलर अपने चेकअप्स नहीं कराते हैं, या लोगों के अंदर एक मिथ होता है कि भाई हम कुछ और ऐसी मेडिसिन यूज़ कर लें कि जिसकी वजह से हमें चश्मा ना लगे। एक तो ये वजह है। दूसरे नंबर पे जो कॉमन डिजीज़ में आई के आता है वो शुगर है। शुगर के हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं। तकरीबन जो है 25% ऑफ जो पॉपुलेशन है हमारी डायबिटीज़ से मुतासिर है। डायबिटीज़ का तो वो मुआयना रेगुलर कराते हैं लेकिन आँख का मुआयना नहीं करवाते। तो इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए शुगर के मरीज़ों को कि अपनी शुगर भी कंट्रोल रखें और हर साल अपना मुआयना ज़रूर करवाएं, ताकि जो है अगर आँख के अंदर कोई बीमारी आ रही है शुगर की वजह से तो उसको वक्त से ख़राब होने से पहले आँख का इलाज किया जा सके। इसी तरीके से एक कॉमन डिज़ीज़ जो देखने में आती है वो है कि काला पानी, जिसको ग्लूकोमा कहते हैं। उसके लिए भी ज़रूरी है कि मरीज़ अपना मुआयना मुस्तकिल कराए और 40 साल के बाद हर शख्स को अपना एक मुआयना ज़रूर कराना चाहिए। तो मेरा दूसरा सवाल शौकत आपसे ये है कि हमें एक एडल्ट को और एक बच्चे को कितना फ्रीक्वेंटली आंख के पर्दे का और आंख के अगले हिस्से का मुआयना करवाना चाहिए। बच्चों के लिए तो ये है कि कुछ माँ बाप खुद से नोट करें कि जो है उनका बच्चा आम जो ज़िंदगी में जैसे पैदा होने के बाद रूटीन उसका कैसा है, वो सही चल रहा है तो ठीक है। और एक जो है ये होता है कि अगर बच्चे की पैदाइश वक्त से पहले हुई है तो उसमें जो है वो फ्रीक्वेंट मुआयना कराना होता है, जिसको हम प्री मैच्योरिटी कहते हैं। कि जिस प्रीमेच्योर अगर बच्चा पैदा हुआ है तो प्री मैच्योर रेटिनोपैथी होती है, जिसके लिए जो है चंद ही हफ्तों की उसकी उम्र हो उसमें वो ज़रूर मुआयना करवाए अपना, माँ बाप उसको लेके आएँ। और इसी तरीके से प्री स्कूलिंग जो है बच्चों का आई का चेकअप होना चाहिए, ताकि उसकी स्कूलिंग और उसका बोर्ड देखना और उसकी तालीम सही तरीके से हो सके। बड़ों के अंदर जब भी उनको कोई आँख में तकलीफ़ महसूस हो तो ख़ुद से कोई इलाज ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आके उसका मुआयना कराएं। इसी तरीके से 40 साल की उम्र के बाद जो है करीब के चश्मे की ज़रूरत हर इंसान को होती है। तो 40 साल के बाद आँख का मुआयना करवाना, अपनी नज़रों को, करीब की नज़रों को चेक करवाना, पर्दे का मुआयना करवाना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह जिस तरह मैंने पहले बताया था कि शुगर के मरीज़ को हर साल अपना मुआयना कराना चाहिए। डॉक्टर शौकत, कोई ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारी फैमिली में रन हो रही हों और हमें उसके लिए ख़ास तौर पे एक्स्ट्रा केयर बरतनी पड़े और उसके लिए हमें आंख के पर्दे का या आंख के अगले हिस्से का मुआयना करवाना पड़े। जी, उसमें जो है अगर पर्दे की हम बात करें तो पर्दे में शब ख़ोरे की एक बीमारी होती है, या इसके साथ-साथ जो है कुछ और जो है हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं, जिसमें पूरी फैमिली का मुआयना और रेगुलर मुआयना होना ज़रूरी है। इसी तरीके से आँख का जो अगला पर्दा होता है उसमें भी कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं। आँख के अगले पर्दे की मिसाल ऐसी है कि जैसे घड़ी में शीशा होता है उस तरह, तो उसका भी मुआयना ज़रूरी होता है कि अगर फैमिली में रन कर रहा है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स भी उसको ज़रूर चेकअप करवाएँ। थैंक यू वेरी मच।
सो एक कॉमन तासुर ये लिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आँख की बीमारियां ही इंसान की नज़र को कमज़ोर कर सकती है। आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया जो कि बहुत कॉमन बीमारी है आँख के पर्दे को इन्वॉल्व करने के लिए। इसके अलावा कोई ऐसी सिस्टेमिक कंडीशंस हैं जो जिस्मानी बीमारियां हैं जो कि आँख को इन्वॉल्व कर सकती हैं या उनके कंट्रोल ना होने की वजह से फ्यूचर में आँख को मसला हो सकता है? जी, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि कुछ तो बचपन में होती हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। उसके अलावा अगर जिस्म के अंदर सोजिश कहीं हो रही है जिस्म के अंदर, तो उसमें भी जो है जिस तरह के कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसमें भी आँखों का मुआयना कराना ज़रूरी है कि उसकी वजह से जो है पर्दे पे जो है भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें जो है आंसू की मिकदार कम हो जाती है। इसी तरीके से जो है अगर हम बच्चों की हम बात करें तो बच्चों के अंदर भी जो है वो जोड़ों की बीमारी होती है, उसमें भी आँखों का मुआयना कराना ज़रूरी होता है। उसमें आँखों की सोजिश हो जाती है जो कि बीनाई को मुतासिर कर सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शौकत। एक अमूमन पेरेंट्स से सवाल करते हैं कि मेरे बच्चे की जो आंखें वो लेज़ी आइज़ हैं, तो मेरा सवाल मुश्तफ़ा से ये है कि ये लेज़ी आइज़ से क्या मुराद है और इसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को आगाह कीजिए। एम्ब्लायोपिया, लेज़ी आई को एम्ब्लायोपिया भी कहते हैं। एम्ब्लायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जो अमूमन आँखों में देखने से बज़ाहिर नज़र नहीं आती जब तक कि अनटिल अनलेस आप क्लिनिक में जाके अपने बच्चे का मुआयना ना करवाएं। इसलिए एक रूटीन में हम सबको ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने से पहले, एडमिशन से पहले हम उनका एक आँख का मुआयना ज़रूर करवाएं ताकि हमें पता चल सके कि उनकी दोनों आँखें एक साथ काम कर रही हैं या नहीं कर रही। एम्ब्लायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक आँख बहुत अच्छा काम कर रही होती है जबकि दूसरी आँख उसके मुकाबले में वैसा काम नहीं कर रही होती, और ये तभी हम मालूम कर सकते हैं जब हम अपने बच्चे की अच्छे तरीके से बच्चे के लिए हम लेकर आएँ और उसकी हम नज़र का चेकअप करवाएं क्लिनिक में। अच्छा, ये डिफरेंट तरह के रिफ्रैक्टिव एरर्स या ऐनक के नंबर होते हैं मुस्तफ़ा। कभी प्लस का नंबर होता है, कभी माइनस का नंबर होता है। कई दफ़ा डॉक्टर्स कुछ एस्टिग्मेटिक नंबर्स या ज़ाविये के नंबर की बात करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे कि किस तरह होता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि प्लस के नंबर लगाते हैं, प्लस के नंबर, और इसको हम कहते हैं कि भाई ये फार साइटनेस है और इनको दूर नज़दीक में थोड़ा कम नज़र आता है। और इसी तरीके से कुछ बच्चे या कुछ बड़े ऐसे हैं जो कि माइनस के नंबर लगाते हैं जो कि मायोपिक कहलाते हैं और इनको दूर में देखने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। और इसी तरह एक टाइप होती है जो कि जिसमें दूर नज़दीक दोनों इफ़ेक्ट कर रहा होता है, वो एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है, जिसमें बच्चों को या बड़ों को दूर या नज़दीक सेम तरीके से एक ब्लरी विज़न नज़र आ रही होती है। और जब इससे ऊपर अगर हम बात करें बड़ों की, तो 40 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको एक नज़दीक में मसला स्पेशली आता है जो कहते हैं कि भाई हमें नज़दीक में नज़र नहीं आता, वो ब्रेस्बायोपिया कंडीशन कहलाती है, जिसमें सिर्फ एडिशनल हम कुछ नंबर देते हैं जिससे उनको बेहतरी विज़न में नज़र आती है। जो कि ऑप्टोमेट्रिस्ट का सारा वक्त ताल्लुक आँख के नंबर को चेक करना और उसका इलाज करना होता है। मुस्तफ़ा, मुझे आप ये बताइए कि बड़ों के नंबर में और बच्चों के ऐनक के नंबर में कोई फ़र्क होता है, जिसे आम ज़बान में फार साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस कहते हैं, या कि दोनों नंबर दोनों तरह की पॉपुलेशन में हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बच्चों में स्पेशली नियर साइटनेस भी हो सकता है, फार साइटनेस भी हो सकता है। सेम इसी तरीके से बड़ों में स्पेशली फार साइटनेस ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वो नियर साइटनेस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हर तरह से प्रॉब्लम्स बड़े और बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं दूर और नज़दीक की नज़र में। और बच्चों में जो है स्पेशली माइनस के नंबर ज़्यादा देखे जाते हैं जो कि देखा गया है, और बड़ों में जो है वो प्लस बायोपिक के चश्मे के नंबर्स को ज़्यादा देखा जाता है। और मुस्तफ़ा, अगर एक आंख का नंबर दूसरी आंख से मुख्तलिफ हो और हमें लगे कि एक आंख उस तरीके से नहीं पढ़ पा रही जिस तरह की दूसरी आंख देख पाती है या पढ़ पाती है, तो इसमें कोई पैचिंग थेरेपी का कोई रोल होता है? अगर पैचिंग थेरेपी करनी हो तो क्या एडवाइस की जाती है और कितनी इफेक्टिवनेस होती है इसकी? जी बिल्कुल, ये सेम वही कंडीशन है जिसे हम लेज़ी आई कहते हैं, जिसमें एक आँख दूसरी आँख के मुकाबले में कम भी काम करती है और एक आँख का चश्मे का नंबर समहाउ उसके बराबर भी होता है और उससे ज़्यादा ये कम भी हो सकता है। तो इसमें हम एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट थेरेपी चलती है जिसको हम पैचिंग कहते हैं। इस पैचिंग ट्रीटमेंट में हम बच्चे की एक टाइम रूटीन के हिसाब से डेली बेसिस पर उसको पैचिंग एडवाइस करते हैं। पैचिंग एक ऐसी ट्रीटमेंट थेरेपी है जिसमें एक
जो गुड आई उसकी वर्क कर रही होती है उसको दिन के कुछ घंटे के लिए बंद करवा कर जो आँख काम नहीं कर रही होती उस पर फोकस करवाया जाता है। और इस दौरान जब आप फोकस करवाते हैं बच्चों को तो उसमें हमने नज़दीक का काम देना है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उस आँख पे फोर्स करके उस पैचिंग के अमल को प्रॉपर्ली कर सकें। और जब ये प्रॉपर्ली पैचिंग होती है तो जो आँख हमारी लेज़ी या एम्ब्लायोपिया कहलाती है वो बेहतर काम करना शुरू कर देती है। अच्छा, इसकी कोई एज लिमिट भी होती है कि पैचिंग थेरेपी एक सर्टेन एज के बाद नहीं काम करेगी? बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कई पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके जो कि एक सर्टेन एज से ऊपर जा चुके होते हैं और हम उनकी ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाते। तो कोई एज लिमिट आप डिस्क्राइब करेंगी इसके बारे में? जी बिल्कुल, कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं कि हमारे बच्चों में 6 साल की उम्र तक बहुत अच्छे तरीके से ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। तो जब इस दौरान में अगर हम बच्चे को पैचिंग, अगर हमें पता चल जाए कि ये एम्ब्लायोपिया है और हम उसको पैचिंग एडवाइस कर दें और वो प्रॉपर्ली कर ले तो हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स में नज़र आते हैं। लेकिन समहाउ कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि बहुत लेट हमारे पास आते हैं, हम उनको भी पैचिंग एडवाइस कर सकते हैं। तो एटलीस्ट सम स्टडीज़ ये कहती भी हैं और हमने किया भी है प्रैक्टिस में कि 12-13 साल की उम्र तक भी बच्चे जो है वो पैचिंग करने से इम्प्रूवमेंट उनको नज़र आती है। तो लिहाजा पैचिंग एक ऐसा अमल है जिसको प्रॉपर्ली करने से हम इस बीमारी से अपनी आँखों को महफूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये बीमारी WHO के मुताबिक दुनिया में 40% लोगों में मौजूद है जो कि बिलावजह ब्लाइंडनेस का कॉज बन सकती है। थैंक यू। हमारी ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन है कि एक पेशेंट पूछ रहे हैं कि उनके बच्चे का आंखों का फोकस बराबर नहीं है। सो गालिबन वो स्क्विंट की बात करना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर शौकत, आप इसके बारे में इस तरह के पेशेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? इसमें एडवाइस ये है सबसे पहले कि बच्चा को जो है फौरी तौर पे जो है वो मुआयने के लिए लेके आएंगे ताकि सबसे पहले ये चेक किया जा सके कि अगर उसकी आंख में कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, मतलब या तो उसको नज़र कम आ रहा है एक आंख से या दोनों आंख से, तो उसमें चश्मा दिया जाए। और चश्मा लगाने से जो है उसकी आंख जो है वो जो फोकस कह रहे हैं या उसका टेढ़ापन है वो सीधा हो सकता है। और इसी तरीके से अगर लेज़ी आई होगी तो वो लेज़ी आई भी जो है वो टर्न करेगी आउटसाइड पे, सीधी या लेफ़्ट आई जो भी आंख होगी वो उस तरफ टर्न कर जाएगी। तो उसका तरीका यही होता है कि उस आंख की जो है वो पैचिंग की जाए और उसका चश्मे का नंबर हो तो वो नंबर उसको लगाना चाहिए बच्चे को। और अगर नंबर नहीं है और नंबर लगाने के बावजूद भी अगर ऐसा लग रहा है कि आंख अभी भी सीधी नहीं है, टेढ़ापन मौजूद है, तो उसका भी बहुत आसान इलाज मौजूद है। वो ये कि उसकी सर्जरी होती है और सर्जरी के लिए आपको डॉक्टर के पास आना होगा, मुआयना कराना होगा। उसकी कंप्लीट असेसमेंट होती है कि कितने मसल्स को जो है वो उस पर सर्जरी करनी है, कहाँ उनकी सेटिंग करनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्जरी भी हो जाती है और बच्चों की आंखें सीधी हो जाती हैं। लेकिन इसमें मैं फिर से यही ज़ोर दूंगा सर्जरी कराने से पहले कि अगर उसकी आंख कमज़ोर है तो वो चश्मा लगाएं ताकि नज़र बेहतर हो जाए। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती सर्जरी के साथ आंख सीधी भी कर दी गई तो अगर आंख में नज़र नहीं होगी तो वो दोबारा से टेढ़ी हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर शौकत। एक और क्वेश्चन है हमारी ऑडियंस की तरफ से, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बीपी शूट करने से सफ़ेद मोतिये की अलामात पैदा हो सकती हैं? सफ़ेद मोतिये की अलामात जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ने से तो नहीं हो सकती, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ने से खुद आँख के पर्दे पे और दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे अल्लाह ना करे कि कोई खून की रग उसकी रुकावट हो जाए और उसके बाद जो उसके पीछे रगे हैं उनके अंदर हेमरेज हो जाए या कोई खून की रवानी में फ़र्क आ जाए। तो इसलिए जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको भी जो है अपना रेगुलर मुआयना कराना चाहिए, लेकिन खुद ब्लड प्रेशर से मोतिया का कोई ताल्लुक नहीं। थैंक यू वेरी मच। एक और क्वेश्चन है, गालिबन इन्होंने अपना एज मेंशन नहीं की, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि -7.75 उनका ऐनक का नंबर है दोनों आंखों में, लेकिन उसके बावजूद भी उनको क्लियर नहीं दिखता। तो क्या ये चीज़ सफ़ेद मोतिये की अलामत हो सकती है? खैर इनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी एज मेंशन कर दें तो हमारे लिए इस सवाल का जवाब देना ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है जी कि 42 ईयर्स की एज में क्या सफ़ेद मोतिया हो सकता है? डॉक्टर शौकत, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मोतिया हो सकता है 42 क्या उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं कि जिनसे जो है वो मोतिया पैदा हो सकता है। ज़्यादातर तो मोतिया जो है वो उम्र के बढ़ने से होता है। 42 इतनी ज़्यादा एज तो नहीं होती, लेकिन मोतिया हो सकता है अगर वो कोई दवा ले रहे हैं या उनकी आँख में सोजिश रही है या कोई चोट लगी है तो मोतिया उसमें हो सकता है।
डॉक्टर शौकत, कोई ऐसी सिस्टेमिक कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये पेशेंट जो हैं वो अर्ली एज के अंदर सफ़ेद मोतिये का शिकार हो जाए? उसमें सबसे पहले तो शुगर है, उससे हो सकता है, या उसके अलावा जो है जिस तरह मैंने बताया कि जिस्म में सोजिश हो रही होती है, उस सोजिश के लिए दवा ले रहे होते हैं। जैसे अगर किसी को कोई स्किन की कंडीशन होती है या दमे के मरीज़ होते हैं, वो अमूमन स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, तो उनको भी जो है मोतिया की अलामत आना शुरू हो जाती हैं। और वो मोतिया बहुत सेंटर में होता है, छोटा सा होता है, लेकिन क्योंकि सेंटर में होने की वजह से वो मरीज़ को काफ़ी तकलीफ दे रहा होता है। तो जो इस तरह का मोतिया बहुत जल्द एज में स्टार्ट हो जाता है या जिसमें सिस्टेमिक कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं, उसका इलाज और जो नॉर्मल एज के लिहाज से मोतिया होता है उसका इलाज, दोनों इलाज एक तरह के होते हैं या कि इसमें कुछ डिफरेंस भी होता है? दोनों के इलाज तो एक ही तरह के हैं, लेकिन उसमें ज़ाहिर है अगर यंग पेशेंट है तो हम उसमें लेंस की चॉइस पेशेंट को कुछ दे सकते हैं, जिसमें जो है वो मरीज़ जो है नज़दीक और दूर दोनों में उसको चश्मे की ज़रूरत ना महसूस हो, क्योंकि एक यंग पेशेंट दूर भी और नज़दीक भी उसने काम ज़्यादा करना होता है, तो उसमें उसको हम ये कर सकते हैं कि उसके लेंसेज की चॉइस उसको दे दें कि वो किस किस्म का लेंस लगवाएं। एक और क्वेश्चन है जी, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आँख के ऊपर प्रेशर का क्या मतलब होता है? गालिबन ये आँख के अंदर के प्रेशर के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं ये सवाल मुस्तफा से करूँगा कि आँख का प्रेशर क्या होता है, इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, अगर ना कंट्रोल किया जाए तो क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं? आँख का प्रेशर, हमारी आँख में एक प्रेशर मौजूद होता है, जैसे कैसे हमारी बॉडी में एक ब्लड का प्रेशर होता है, सेम इसी तरीके से आँख का भी एक प्रेशर होता है। अगर वो प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाए तो वो हमारे आँख के पर्दे को डैमेज कर सकता है, और इस डैमेज करने के साथ साथ तो हमारी नज़र हमेशा के लिए जा सकती है। अगर हमें मालूम हो क्लिनिक में या किसी भी तरीके से कि हमारे पास आँख में प्रेशर आ गया है, तो पहले तो हम उसको मेडिकली ट्रीटमेंट दिया जाता है, ड्रॉप्स के ज़रिए उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर वो ड्रॉप्स के ज़रिए कंट्रोल ना हो तो उसकी लेज़र थेरेपी की जाती है। अगर लेज़र से भी वो ना हो सके तो फिर उसकी बाकायदा सर्जरी की जाती है। तो हर आई की जो भी कंडीशंस होती हैं वो किसी ना तरीके से हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि हमारे ऑडियंस को हमारे क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल रहा है। अगर फिर भी कोई जवाब में क्लैरिटी चाहिए हो तो प्लीज़ आप दोबारा भी सवाल कर सकते हैं। हमारा एक टॉपिक बीच में रह गया था जिसमें हम बच्चों के आंख के नंबर की बात कर रहे थे। सो मेरा क्वेश्चन है मुस्तफिरा से कि ये एट्रोपिन एक दवा आई है जो कि बहुत मशहूर हो रही है आजकल और बड़ा इसका रोल है आंख के नंबर बढ़ने से रोकने में। तो इसका थोड़ा सा बताइएगा कि इसका यूज़ किस तरह किया जाता है, इसके यूज़ से क्या कोई नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता, कोई एज लिमिट होती है, कोई नंबर की टाइप होती है जिसको ये रोक देती है? मुस्तफिरा। जी बिल्कुल, आँख में एक मायोपिया कंडीशन है जिसमें बच्चों को माइनस के नंबर लग जाते हैं। ये माइनस के नंबर जब लग जाते हैं तो उसके बाद जब भी पेरेंट विज़िट करते हैं क्लिनिक में तो समहाउ नोटिस करते हैं कि हम हर विज़िट में देखते हैं कि बच्चे का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से इसको देखते हुए हम एक दवाई जो ड्रॉप्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जिनका नाम है एट्रोपिन 0.01%। ये एट्रोपिन ड्रॉप्स जो हैं रात को सोते वक्त बच्चों की आँख में एक दफ़ा डाल दिए जाते हैं, और इससे इफ़ेक्ट ये होता है कि जो प्रोग्नोसिस होती है हमारी आँख में मायोपिया के पेशेंट्स के नंबर बढ़ने की, वो रुक जाती है। और साथ साथ इसके नंबर्स रुकने के साथ साथ बच्चे के बाकी एक्टिविटीज़ में कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, और ना ही इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो उसको बाद में इन फ्यूचर जो है नोटिसेबल नज़र आए हैं। सो आई बिलीव कि हमारे पेशेंट जिनका बेबी को स्क्विंट का इशू है वो ऐनक के बारे में जानना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके बेबी की एज 1 साल है, तो क्या इस छोटी सी एज के अंदर वो ऐनक लगा पाएंगे, और अगर वो लगा पाएंगे तो बार बार उतारेंगे तो क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है? डॉक्टर शौकत, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर इतने छोटे बच्चे का चश्मे का नंबर जो कि अच्छे से मुआयना करा के अगर चश्मे का नंबर आ चुका है तो वो तो उसने लगाना ही होगा। अब जो बार बार उतारने का है तो वो अगर बच्चे की सही से ऐनक चेक हुई भी होगी, सही नंबर होगा, तो शुरू में बच्चा इरिटेट होगा, उसको वो हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ दिन में उसको ये अंदाज़ा होने लगेगा कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है, तो वो उसको फिर इंशाल्लाह ताला ज़्यादा आसानी से लगा सकता है फिर वो। और अगर ऐसा लग रहा है कि भाई चश्मा आप समझते हैं कि भाई आँख टेढ़ी है और चश्मे का नंबर नहीं है, तो इतने छोटे बच्चों में फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये छोटे बच्चे एम्ब्लायोपिया या सिर्फ ऐनक का नंबर ना लगाने से या बर वक्त ना लगाने से या सही नंबर ना लगाने से बहुत सिग्निफिकेंट विजन के मसाइल पैदा होते हैं जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली 8 से 10 साल की एज के बाद
डॉक्टर्स ज़्यादा हेल्प कर भी नहीं पाते हैं इनकी, बिकॉज वो एक टाइम होता है सेंसिटिव जिसमें आँख और पर्दे की डेवलपमेंट हो रही होती है, इनकी कोऑर्डिनेशन बन रही होती है। अगर वो सेंसिटिव टाइम निकल जाए तो फिर परमानेंटली नज़र में नुकसान हो जाता है। अगर बच्चे बार बार ऐनक उतारते हैं या ऐनक को बर्दाश्त नहीं करते, तो या तो जैसे डॉक्टर शौकत ने बताया कि नंबर एक्यूरेट शायद ना हो, जिससे बच्चे को वो बर्दाश्त ना हो रहा हो, वो उतार रहा हो, या फिर वो ऐनक बहुत भारी हो या अनकंफर्टेबल सी हो, तो बच्चों में बड़े सॉफ्ट मटेरियल की ऐनक बनाई जाती है। कई दफ़ा रबर बैंड्स लगा के भी ऐनक को सपोर्ट कर दिया जाता है। बच्चे बार बार ऐनक तोड़ भी देते हैं, घुमा भी देते हैं। तो यूजुअली मशवरा ये दिया जाता है कि आप एक ही तरह की 2 या 3 ऐनकें बनवा लें, खासतौर पर उन बच्चों में जो कि नई ऐनक लगाना शुरू करें, ताकि वो एक तरह के डिज़ाइन स्टाइल ऐनक के वजन से अडेप्ट हो जाए, ऐनक के कलर से अडेप्ट हो जाए, ताकि उसको उसकी आदत बनना शुरू हो जाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मुझसे भी बहुत पेशेंट्स पूछते हैं, और ये क्वेश्चन मैं डॉक्टर शौकत से करूंगा कि ये फ्लोटर्स क्या होते हैं। बहुत पेशेंट्स आते हैं कि हमारी आंख के सामने कुछ धागे से चल रहे हैं, कोई मच्छर से चल रहे हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं, तो क्या डेंजरस हो सकते हैं? इसमें आँख का जो साख्त है वो इस तरह से है कि आगे की तरफ कॉर्निया होता है, जैसे मैंने उसको बताया था कि जैसे घड़ी में शीशा होता है, उसके बाद डायल, और उसके बाद पीछे मशीनरी। तो आँख के अंदर जो पिछले हिस्से में जो पर्दे से लेके और लेंस के दरमियान तकरीबन 4 ml का जो है स्पेस होता है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक जेल रखा हुआ है। जो जेल जो है वो वक्त के साथ या कभी किसी सर्जरी के बाद या चोट के बाद या जिन लोगों का माइनस का नंबर होता है उसमें वो पतला हो जाता है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो वो जो टुकड़े होते हैं जब सामने से रोशनी आती है, आँख में जाती है, उन टुकड़ों से टकराती है और पर्दे पे उसका एक अक्स बनता है जिसको फ्लोटर्स कहते हैं। तो ये अमूमन ज़्यादातर जो है खुद ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये ख़तरनाक पर्दे की बीमारियों के अलामात हो सकता है, क्योंकि कभी जिस ये पर्दे पे जो जेल है कहीं सख्ती से चिपका हुआ होता है, कहीं नरमी से चिपका हुआ होता है। तो जहाँ सख्ती से चिपका हुआ होता है तो पतला होने के बाद अगर ये वहाँ से अगर ज़ोर से हट जाए तो कभी पर्दे में सुराख भी कर देता है या हेमरेज भी कर देता है। तो अगर इस तरह के फ्लोटर्स हों तो मुआयना कराना ज़रूरी है, ताकि ये पता चल जाए कि आप सेफ साइड पे हैं या आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, अगर ये फ्लोटर्स आ जाते हैं और पेशेंट की जो डेली एक्टिविटी है उसको तंग करना शुरू कर देते हैं, उसके ड्राइविंग में या उसके कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ के अंदर, तो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट किया जा सकता है, या कि ये टाइम के साथ खुद ही हल्के हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं? होता क्या है कि बाद में होता क्या है इनका? इनका ये है कि इलाज के तौर पे तो जो है हमारे पास अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है। कुछ रिसर्चेज हो रही हैं जो कि लेज़र वगैरह इनका कर रहे हैं, लेकिन अमूमन वक्त के साथ ये और कुछ ग्रेविटी के साथ सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसके लिए मरीज़ को हम मशवरा यही देते हैं कि ट्राई टू इग्नोर देम, कि अगर आ रहे हैं नज़र तो कोशिश करें कि अपनी नज़र को हटा लें, घुमा लें थोड़ा सा, तो फिर वो बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। वक्त के साथ साथ कम हो जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होते। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। अगर फ्लोटर्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको लेज़र के थ्रू भी ख़त्म किया जाता है, लेकिन वो उसी सूरत में हम कर सकते हैं जबकि पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ इतनी मुतासर हो जाए कि वो अपना काम भी प्रॉपर तरीके से अंजाम ना दे पाएँ। कई दफ़ा सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ सकता है फ्लोटर्स को रिमूव करने के लिए, लेकिन वो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं। 99% केसेस के अंदर फ्लोटर्स टाइम के साथ हल्के हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। अब एक हम एट्रोपिन का जिक्र कर रहे थे, तो एट्रोपिन आई ड्रॉप्स का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है जब ये बच्चों को दिया जाता है? मुस्तफ़िरा, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, एट्रोपिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बस एट्रोपिन जो ख़ुद इफ़ेक्ट करती है वो आँख में 2 घंटे तक का इफ़ेक्ट करती है। इसीलिए इसको रात के टाइम सोने से पहले डाला जाता है ताकि इसका इफ़ेक्ट 2 घंटे तक आँख में रहे। इसके साथ साथ इसका बाकी बॉडी में या किसी भी तरीके से आँख के किसी भी इस हवाले से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। बिल्कुल, ये एट्रोपिन आई ड्रॉप्स जो है ये बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और ये कॉन्सेंट्रेशन इतनी माइन्यूट होती हैं कि ये बॉडी के अंदर एक तो इफेक्ट नहीं रखती, ना ही बॉडी के अंदर ही जाती हैं, और आंख के अंदर भी इनका रोल जो होता है वो ऐनक के नंबर को बढ़ने से रोकने के लिए होता है। यूजुअली ये ड्रॉप्स हम 6 साल से 12 साल के बच्चों में यूज़ कर सकते हैं, और ये ड्रॉप्स तब यूज़ किए जाते हैं जब पेशेंट्स का ऐनक का जो नंबर है वो -2 एंड अबव हो। अगर -2 या इससे अबव का नंबर हो और वो प्रोग्रेसिव नेचर का हो तो ये ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है ऐनक के नंबर को बढ़ने से रोकने के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास। डॉक्टर शौकत, मैं आपकी तरफ ये क्वेश्चन डायरेक्ट करूँगा। ये आंखों में जो ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है, ये क्यों होती है? क्या ये कोई ख़तरनाक प्रॉब्लम हो सकता है, और इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है? अच्छा, अक्सर मरीज़ आते हैं कि भाई हमारी आँख फड़फड़ा रही है, ट्विचिंग हो रही है,
तो ये एक्चुअली खुद आई बॉल का कोई मसला नहीं है, ये जो है हमारी जो लिड्स हैं उनके अंदर मसल्स लगे हुए हैं, उन मसल्स के अंदर जो है जिस तरह की इन्वर्शन आती है तो उसकी वजह से, और जैसे जिस्म में कहीं और मसल जो है वो फड़फड़ा सकता है, इसी तरीके से ये भी जो है वहाँ ट्विचिंग होती है। तो इसके लिए कोई ऐसी ख़ास परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन अगर अपना इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह चेक करवा लें तो बेहतर रहता है। ज़ाहिर है ये इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं होती, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इसको स्टिमुलेट कर सकती हैं या एग्रेवेट कर सकती हैं, जिसमें नींद का पूरा ना होना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, एकदम कॉफ़ी या स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाना, बहुत ज़्यादा काम या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ करना, ड्राई आइज़ होना, ये तमाम चीज़ें लिड ट्विचिंग को स्टार्ट कर सकती हैं। और आप अपनी लाइफस्टाइल में अगर वापस वही नॉर्मल रूटीन ले आएंगे तो लिड ट्विचिंग खुद ही ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए खास कोई दवा नहीं दी जाती जिससे हम लिड ट्विचिंग को एकदम पे ख़त्म कर दें। अच्छा, इसके साथ साथ आजकल ये आशोब चश्म का बहुत एक मसला चला हुआ था और बहुत पेशेंट्स हमारे अफेक्ट हुए। हमारी नर्स हैं डॉक्टर राबिया से पूछना चाहूँगा कि राबिया, इस आई इन्फेक्शन को क्रॉस इन्फेक्शन से बदलने के लिए या आपस में फैलने से रोकने के लिए क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए? खाली सोप और वाटर से काम चल जाता है या इसके अलावा भी कोई चीज़ होती है जिससे हम आंखों को और हाथों को साफ रख सकते हैं? थैंक यू डॉक्टर हारून। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगी कि जो ये रेड आई आजकल कॉमन है उसका कॉज ये हो रहा है कि एक्सपोजर हो रहा है बैक्टीरिया से, वायरस से, इन्वायरमेंट हमारा सही नहीं है। तो इसके लिए हम अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि हैंड हाइजीन पे फोकस करें। जहाँ पर आपके पास वाटर एंड सोप का एक्सेस है तो हैंड वॉशिंग पे फोकस करें, ठीक है। अगर हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है तो हम सैनिटाइज़र यूज़ करें। घर में छोटे बच्चे हैं हमारे पास तो उनके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है, तो हम उनको भी ये प्रैक्टिस डालें कि वो खाने से पहले हैंड वॉशिंग करें। कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आ रहे हैं तो हैंड वॉशिंग की आदत डालें, ठीक है। तो जितना हम हैंड हाइजीन पे फोकस करेंगे तो हम रेड आई से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी ऐसे पेशेंट से कांटेक्ट हो जिसको एक्टिवली ये रेड आइज हुई हुई है तो कोई अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं जिनको हम सेफली यूज़ कर सकते हैं? आई के लिए अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर द हैंड पर्पस नहीं है। हमारे पास हैंड सैनिटाइजर्स हैं, तो हम इंकरेज करेंगे लोगों को कि अगर वो घर से बाहर हैं तो अपने पास हैंड सैनिटाइज़र रखें, उससे हम अपने हाथों को साफ़ कर सकते हैं। और ये जो पेशेंट्स हैं रेड आइज के साथ, कई दफ़ा पेशेंट्स को रेड आई स्टार्ट होने से पहले भी कुछ अलामात इसकी स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप कुछ बताना चाहोगे कि क्या ऐसी अलामात हैं जो कि एक वायरल इन्फेक्शन के एवोल्यूशन को बता सकती हैं? जी बिल्कुल। जो इसमें पेशेंट में हम सिम्टम हमें नज़र आती हैं, सबसे पहले जो आई का जो वाइट वाला एरिया है, ठीक है, वो रेड हो रहा होता है या पिंक हो रहा होता है। पेशेंट हमें पेन की शिकायत कर रहा होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, पेशेंट के आईलिड्स में क्रस्टिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा आंसू आने लग रहे होते हैं और इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे कंप्लेंट के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। और कितना अर्सा लग जाता है इस वायरल इन्फेक्शन को कम्प्लीटली ठीक होते हुए, जबकि पेशेंट अपने काम को रिज्यूम कर पाए, दूसरे लोगों के लिए सेफ हो जाए और कंफर्टेबल भी हो जाए? सिम्टम्स का जो दौरानिया है वो तकरीबन 3 दिन से 12 दिन तक का है, लेकिन पेशेंट को इनिशियल जैसे सिम्टम स्टार्ट हुए हैं तो हम इनकरेज करेंगे कि वो डॉक्टर के पास आएँ, अपने लिए अपना ट्रीटमेंट लें और अपने साथ ये हैंड हाइजीन स्टार्ट करें, ठीक है। 3 डेज़ में सिम्टम कम होने लग जाते हैं, ठीक है, तो पेशेंट अपने वर्क पे, अपनी ड्यूटीज़ पे और अपने काम में रिज्यूम हो सकते हैं। डॉक्टर शौकत, ये एक क्वेश्चन है, वो पूछना चाह रहे हैं कि ये पिंक आई जो होती है ये ट्रांसमिट या स्प्रेड किस तरह करती है, तो इसके बारे में आप क्या बताओगे? बिल्कुल जी, इसमें जो ट्रांसमिशन है ये असल में कांटेक्ट से होता है, और कांटेक्ट जो है वो उसकी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग से हो सकता है। तो अगर किसी को आशुब चश्म या कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो वो कोशिश करे कि जैसे राबिया ने भी बताया कि एक तो अपने हाथों को साफ रखें, दूसरे नंबर अपना टॉवल, अपना रुमाल, अपना तकिया, ये चीज़ों को अलग रखें। इसी तरीके से अगर कोई इस तरह की मेकअप की चीज़ें हैं तो उनको भी जो है किसी के साथ शेयर ना करें, तो ये इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा, एक लोगों में एक बहुत कॉमन चीज़ ये देखने में आती है, वो कहते हैं कि देखने से हो जाएगा, तो देखने से नहीं होता, तो इन कांटेक्ट से होगा। अगर आपके सामने कोई कंजक्टिवाइटिस वाला पेशेंट बैठा है, जब तक आप उससे कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो आपको नहीं होगा, देखने से नहीं होगा।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा कई दफ़ा शोबे चश्म जो है या पिंक आइज, ये नज़ला, ज़ुकाम और बुखार इन चीज़ों के साथ भी प्रेजेंट करती हैं, और ये हर मरीज़ के अंदर इसकी लेवल ऑफ एक्सप्रेशन डिजीज़ का डिफरेंट हो सकता है। तो जिन पेशेंट्स को सिस्टेमिक अलामात होती हैं, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है या खांसी हो रही होती है, तो ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी स्प्रेड कर सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके घर में या आपके ऑफिस के अंदर या वर्क प्लेस में किसी की तबीयत भी ख़राब है, उसको बुखार भी है या उसका गला ख़राब है, तो खाली डायरेक्ट कांटेक्ट के अलावा ये ज़ोर से छींकने में या एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी स्प्रेड कर सकता है। एक क्वेश्चन था, ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कैफ़ीन के यूज़ से आईलिड ट्विचिंग बढ़ सकती है? तो जैसे हमने पहले बताया कि कैफ़ीन, स्मोकिंग, इनके एकदम ज़्यादा इस्तेमाल के थ्रू ये आईलिड ट्विचिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर आप जब अपनी डाइट को या अपने कैफ़ीन या स्मोकिंग इंटेक को नॉर्मल रूटीन पे ले आते हैं या छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ खुद ब खुद ही रिवर्स भी हो जाती है। मुश्ताक साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी डाइट्स हैं जो कि आपकी आंखों की सेहत पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती हों? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत ऐसी डाइट्स हैं जो जिनमें विटामिन ए हो, तो वो हमारी आँख की सेहत को ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। विटामिन ए में ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, और इसके अलावा रिच आयरन्स जिसके अंदर हो, वो भी हमारी आँखों की सेहत के लिए हैं। फ़िश का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, एग का इस्तेमाल हो, ये सब चीज़ें हमारी आँख की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। क्योंकि आज का थीम हमारा प्रिवेंटिव आई केयर है, और इस मौके को यूज़ करते हुए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर शौकत, ये हमारे ऑक्यूपेशनल आई हैज़र्ड्स क्या क्या होते हैं, और कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि आई हेल्थ के ख़राब होने के रिस्क पे होते हैं? देखिए, कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जिस तरह आप वेल्डिंग का कोई काम करते हैं या इस तरह का कोई काम करते हैं कि जिसमें हैमर और चिज़ल का काम होता है। हैमर चिज़ल से हमारा हथौड़ी और छेनी का काम होता है, जिसमें छोटे पार्टिकल्स उड़ के लग सकते हैं। तो उसमें एडवाइस ये है कि वो अपने प्रोटेक्टिव गॉगल्स या जो हिफाजती चश्मे होते हैं उनको ज़रूर पहन के काम करें, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये चीज़ देखने में आई है कि लोग जो है वो प्रोटेक्शन बहुत कम करते हैं। ये सोचते हैं कि भाई हमें तो वेल्डिंग का एक ही टांका लगाना है या सिर्फ एक कील ठोकनी है, तो मैं क्यों चश्मा पहनूं, और उसी में जो है वो हादसात हो जाते हैं। तो एक तो ये है कि इस तरह के प्रोफेशंस में। दूसरे नंबर पे जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनियाँ हों, तेज़ रोशनी लगने का इम्कान हो, या जो लोग आउटडोर काम करते हैं जिनका सनलाइट में ज़्यादा काम होता है, तो वो भी चाहिए कि उनको कि वो काले चश्मे का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो है उनकी आंखों की हिफाजत हो सके। इसी तरीके से कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों के अंदर जो है प्रिवेंटिव के तौर पे बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाएं कि छुरी का इस्तेमाल या इस तरह का कोई इस्तेमाल है वो तरीके से, सही तरीके से करें। इसी तरीके से कोई फेंक के चीज़ ना दें। बच्चे अमूमन पेंसिल वगैरह फेंक देते हैं तो वो आँख में चोट लग जाती है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, और ये मैसेज बहुत ज़रूरी है जो डॉक्टर शौकत ने बात की। प्रिवेंटिव आई केयर के लिहाज से आजकल ये बच्चों के जो खिलौने हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल्स इन्वॉल्व होते हैं, और अमूमन तो बड़े बेज़रर से लगते हैं, हार्मलेस से लगते हैं, लेकिन हमारे अपने एक्सपीरियंस में, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहुत शदीद चोट के साथ बच्चे आते हैं इन खिलौनों के यूज़ की वजह से। तो इनका भी यूज़ जो है ना वो कॉन्स्टेंटली डिस्करेज ही करना चाहिए। डॉक्टर शौकत, ये वेल्डिंग का प्रोफेशन बहुत कॉमन है, और हमारे तो जिस तरह हमारे हालात हैं, ये चीज़ तो हमारे काम में बढ़ती भी जाएगी। किस तरह का डैमेज होता है वेल्डर्स को, और कोई ख़ास किस्म की ग्लासेस होती हैं जो कि इनको पहननी चाहिए? वेल्डर से मुराद वो लोग हैं जो कि बहुत तेज़ शोले के साथ वेल्डिंग और लोहे की चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। क्योंकि वो जो जितनी तेज़ रोशनी के साथ वो जो लाइट निकलती है वो एक्चुअली अल्ट्रा वायलेट लाइट बन जाती है। तो वो बज़ाहिर अगर कोई पार्टिकल नहीं भी उड़ रहा, तो वो लाइट खुद जाके जो है वो आपके कॉर्निया को, जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करती है, और उसकी वजह से आँख में बहुत शदीद किस्म का दर्द और बहुत शदीद किस्म की सूजन हो जाती है, और कभी कभी जो है वो नज़र को बहुत ज़्यादा मुतासिर भी कर सकती है। इवन अगर वो बहुत तेज़ रोशनी हो और बहुत आँख के अंदर तक अगर सराहियत करे, तो वो पर्दे को भी मुतासिर कर सकती है, और पर्दे पे जो एक बहुत सबसे अहम हिस्सा होता है जिसको मैकुला कहते हैं, जहाँ पे हमारी सेंट्रल विजन होती है, वो मुतासिर हो जाता है। इसी तरीके से वेल्डिंग से कभी कोई पार्टिकल ऐसा उड़ता है और वो आँख के अंदर जाता है,
तो आप उसको ये समझ लें कि वो किसी मिसाइल से या किसी बुलेट से कम नहीं होता। वो आँख के अंदर किसी भी हिस्से में जाके जो है वो बेबस हो सकता है, और उसमें नज़र और साथ साथ बाज़-औक़ात इवन आँख का भी नुकसान हो जाता है कि आँख शायद निकालनी ना पड़ जाए। तो बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर कहीं वेल्डिंग हो रही है तो जो लोग साथ खड़े हैं तो वो भी उसको ना देखें, और अगर उसको देखना पड़ रहा है या जो वेल्डिंग कर रहा है तो वो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लासेस होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है आपने। थोड़ा सा मुस्तफिर आप मुझे ये बताओगे कॉन्टैक्ट लेंस के केयर के लिहाज से बहुत से पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं जो कि कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सो जाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस लगा के बीच में चले जाते हैं या शॉवर ले लेते हैं। तो ये क्या ये अप्रोप्रिएट हैबिट्स हैं? क्या इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है? कॉन्टैक्ट लेंस के कॉम्प्लिकेशंस में किस हद तक नुकसान हो सकता है? जी, कॉन्टैक्ट लेंस जो हैं हम ज़्यादातर कुछ लोग जो हैं वो कॉस्मेटिक रीज़न पे भी लगाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो रिफ्रैक्टिव एरर को, यानी कि उनको चश्मे के नंबर होते हैं उसको हटाने के लिए वो कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस कॉस्मेटिक तरीके पे लगाना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, इसे अवॉइड करना चाहिए। और सेकेंडली, अगर कॉन्टैक्ट लेंस आप रिफ्रैक्टिव उस पे लगा रहे हैं कि आपके चश्मे के नंबर हैं, आप उनको छुपाने के लिए अपने कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका है। उसका ये है कि उसको उसके सॉल्यूशन में बाकायदगी से रखा जाए, और उसको यूज़ करने से पहले अच्छे तरीके से हैंड वॉश किए जाएँ, और लगाने के बाद उसको प्रॉपर देखा जाए, और उसके बाद उसको जो प्रॉपर सॉल्यूशन दिया है, ड्रॉप्स दिए गए हैं, वो यूज़ किए जाएँ। सब लोगों में ये प्रैक्टिस हमने क्लिनिक में भी देखी है कि कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगा के इस पे सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि वो कॉन्टैक्ट लेंस समहाउ तो आँख के अंदर ही इंटैक्ट हो जाता है, जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो कॉन्टैक्ट लेंस खुद भी इतना जरासीम छोड़ देता है कि जिसकी वजह से आँख में शदीद बीमारी होती है, जिस बीमारी की वजह से आँख निकालनी भी पड़ जाती है। इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस का इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। हमारे यंग लोग बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आज नहीं करना चाहिए। और सेकेंडली, कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगा के शावर लेते हैं, ये भी हैबिट नहीं रखनी चाहिए। और सेकेंडली, जब कॉन्टैक्ट लेंस आप बीच पे लगा के जाते हो तो बीच का वाटर भी आपके कॉन्टैक्ट लेंस के स्पेस में जा सकता है, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो सेम लाइक दैट, हमें कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने भी हैं तो उसको हमें प्रॉपर तरीके से टाइम पे निकाल के उनको वापस उनके सोल्यूशन पे रखना चाहिए, और एक्सपायर कॉन्टैक्ट लेंस हमें कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए। बहुत शुक्रिया मुस्तफा। डॉक्टर शौकत, एक क्वेश्चन है, पेशेंट ये पूछ रहे हैं कि माई आईज आर वेरी सेंसिटिव एंड गेट एक्सट्रीमली वाटरी व्हेन आई एम सिटिंग नियर फ्रेश फ्लावर्स और व्हाइल सिटिंग इन एयर कंडीशनिंग, सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? उसमें ये है कि अगर वो एसी में बैठ रहे हैं और डायरेक्ट हवा आंखों पे आ रही है तो उसकी वजह से आंख में जो है ड्राइनेस होने लगेगी, और ड्राइनेस जिस वक्त होती है आंख में तो ब्रेन से ये मैसेज आता है, जो ग्लैंड्स हैं जो आंख में पानी पैदा करते हैं, कि भाई खुश्की हो रही है, तो वो बहुत तेज़ी से पानी आता है। लेकिन वो जो पानी आता है वो जो आंख के अंदर जो आंसू है उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं। तो आप यूँ समझ लें कि क्वांटिटी तो शायद ज़्यादा हो जाती है लेकिन आंसू की वो क्वालिटी नहीं रहती, जिसकी वजह से जो है वो आंसू आपके बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो बेहतर है कि आप ऐसे बैठें कि आपको डायरेक्ट एसी की हवा ना लगे। और कुछ लोग कुछ चीज़ों में सेंसिटिव होते हैं जिसकी वजह से आंख में एलर्जी पैदा हो सकती है और उसमें जो है ईचिंग और वाटरिंग हो सकती है। बिल्कुल, और डायरेक्टली एसी की हवा या रिसाइकल्ड एयर के थ्रू आंखों के टीयर्स का वेपोरेशन रेट भी बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ड्राई आइज़ के सिम्टम्स बहुत जल्दी सेट होना शुरू हो जाते हैं। सो थोड़ा सा वर्क प्लेस मॉडिफिकेशन ज़रूरी होता है लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंडोर्स और एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी कि अगर मेरी एज 40 ईयर्स के प्लस है तो क्या मैं अपनी रिफ्लेक्टिव सर्जरी या लेसिक करवा सकते हैं? डॉक्टर शौकत, 40 ईयर्स कोई ऐसा कट ऑफ है हमारे लिए जहाँ पे हम लेसिक ना करवा सके, या इसके क्या नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, अमूमन जो है जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो रही है वो माइनस के नंबर के लिए होती है। तो अगर किसी की एज 40 है और उसका नंबर है तो उसको हम एज यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि आफ्टर 40, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कि जो है करीब के चश्मों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब अगर या तो हम मरीज़ को कहें कि जी हम आपका सारा नंबर नहीं निकालते हैं, कुछ रहने देते हैं, तो भी जो है वो मरीज़ के लिए काबिल कबूल नहीं होता है। सेकेंडली, अगर पूरा रिफ्रैक्टिव एरर दूर करते हैं तो फिर जी आपने नज़दीक का चश्मा इस्तेमाल करना है। कहते हैं जी हम तो सर्जरी करवा इसीलिए रहे हैं कि हमारा चश्मा
गायब हो जाए, आप तो फिर कह रहे हैं कि चश्मा जाएगा। तो इसलिए 40 जो है थोड़ी सी एज ऐसी बन जाती है कि इस वक्त डिसीजन लेना मरीज़ के साथ डिस्कस करके उसको सारी चीज़ें बता के किया जा सकता है, हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, लेकिन रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इसको हम कह सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर शौकत। 40 इयर्स के बाद 100% दूर और नज़दीक दोनों नंबर ख़त्म करना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि दूर का नंबर भी ख़त्म हो जाए और नज़दीक का भी ख़त्म हो जाए, तो 40 इयर्स पे वो पॉसिबल नहीं रहता। दूर का नंबर तो ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन नज़दीक के नंबर की रिक्वायरमेंट एकदम स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग इसको इस कॉम्प्रोमाइज़ से एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों की डिमांड होती है कि नहीं, एनक बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, तो सूरत हाल के अंदर फिर हम 40 इयर्स पे या उसके बियॉन्ड लेसिक से डिस्करेज कर देते हैं। एक क्वेश्चन है जी, विल्सन्स डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है? इसका क्वेश्चन का जवाब मैं खुद दे देता हूँ। विल्सन डिजीज़ बेसिकली आई की बीमारी नहीं है, आंखों की बीमारी नहीं है, ये जिगर की बीमारी है और ये एक हेरिडिटरी या जेनेटिक कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर बॉडी में कॉपर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो जिगर है या लेवर जिसे कहते हैं, वो काम करना कम कर देता है या उसमें ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है। और चूँकि लेवर बहुत ज़रूरी है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए और बॉडी के अंदर प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, तो कई दफ़ा ये बीमारी अगर डायग्नोज ना हो पाए या इसका इलाज ना कर पाएँ तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। यूजुअली ये बच्चों में होती है और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट का रोल ज़्यादातर ये होता है कि कॉपर डेपोजिशन जो होती है ये आंखों में एक स्पेशल किस्म के रिंग के तौर पे नुमायाँ होती है और ये बहुत अर्ली साइन हो सकता है विल्सन्स डिजीज़ का। डायरेक्टली ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो हैं वो विल्सन्स डिजीज़ का इलाज नहीं करेंगे और इसके लिए जो जिगर के डॉक्टर होते हैं वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं और अगर ट्रीटमेंट बर वक्त किया जाए तो काफ़ी हद तक ये बीमारी कंट्रोल कर ली जाती है, जिसमें कॉपर को बॉडी से खारिज करने वाले एजेंट्स दिए जाते हैं, इनको सेरुलोप्लाज्मिन कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसका ट्रीटमेंट डायरेक्टली ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट नहीं करते। शुरू के इलाज की डायग्नोसिस के अंदर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर अहमद, इसमें मैं ऐड करूँगा कि जो जो जिगर के डॉक्टर होते हैं वो हमारे पास ख़ास इसलिए भेजते हैं कि अगर वो आँख से डायग्नोस हो जाए तो उनको और बाकी टेस्टों की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, इजीली डायग्नोस होकर उसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और कई दफ़ा इसके डायग्नोसिस के लिए जेनेटिक एनालिसिस की भी ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत रेयर सिचुएशन में विल्सन डिजीज़ आँख के अंदर सफ़ेद मोतिया भी लेके आती है, लेकिन वो बहुत कम कंडीशंस होती हैं और उसका इलाज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और वो विजन को या नज़र को बहुत लंबे अरसे के लिए मुतासिर नहीं करता। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी, क्या कॉन्टैक्ट लेंस से अगर नज़र चली जाए या उसकी कॉम्प्लिकेशन से नज़र ख़राब हो जाए तो क्या इसका इलाज मुमकिन है? डॉक्टर शौकत, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और क्या ट्रीटमेंट किए जाते हैं? जिस तरह मुस्तबशरा ने भी बताया आपको कि कॉन्टैक्ट लेंस का ओवर यूज़ जो है या इसी तरीके से शावर में यूज़ करना या स्विमिंग पूल में यूज़ करना, तो उसमें कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो कि कॉर्निया को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर देते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस से ही आपको अंदाज़ा था कि भाई ये कॉर्निया पे कांटेक्ट होके लगता है, तो वहाँ कॉर्निया पे अगर कोई इस तरह की बीमारी लग जाए, अल्लाह ना करे, जिसमें कॉर्निया का अल्सर होता है, साथ में एब्सिस होता है, तो उसमें नज़र मुतासिर हो जाती है। और नज़र एक दफ़ा मुतासिर हो जाए तो फिर वहाँ वो जो कॉर्निया पे इन्फेक्शन हुआ है उस पर निशान रह जाता है। तो उस निशान को ख़त्म करने के लिए ऐसी कोई अद्वियात नहीं है कि उस निशान को ख़त्म किया जा सके, तो उसके लिए फिर जो है कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है। और कॉर्निया के ट्रांसप्लांट पे मैं समझता हूँ डॉक्टर हारून आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक बहुत लंबा इलाज होता है। अमूमन ये खासा सक्सेसफुल इलाज है, लेकिन यहाँ तक एक्चुअली बात पहुँचनी नहीं चाहिए। अगर तो जरासीम सिर्फ आंख की सरफेस तक महदूद रहें या कॉर्निया तक महदूद रहें तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट काफ़ी इफेक्टिव होता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये जरासीम आंख के अंदर दाखिल हो जाए तो परमानेंट विजुअल लॉस या आंख के पर्दे के ऊपर सोजिश का बायस भी बन सकते हैं, जिससे नज़र परमानेंट तौर पर मुतासर हो जाती है। सो खासा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है और हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि स्पोरेडिक कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र होते हैं, जिन्होंने रेगुलरली कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाया होता या उनको तरीका मालूम नहीं होता, वो सिर्फ एक इवेंट के लिए कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना चाहते हैं और उसी के दौरान खासी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर शौकत, आपकी स्पेशलिटी से एक सवाल है और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये किस तरह इंश्योर किया जा सकता है कि मेरी आंख में काला मोतिया ना हो? उसके लिए सबसे पहले आपकी जो है फैमिली अगर हिस्ट्री है कि आपकी फैमिली में ग्लूकोमा रन कर रहा है,
तो आपको अपना रेगुलर मुआयना कराना चाहिए। सेकेंडली बात यह है कि जो ग्लूकोमा है ये खामोश बीमारी है, ये मरीज़ को कुछ नहीं कहती, हल्के हल्के नज़र जाती है तो मरीज़ को महसूस नहीं होता। तो जिनकी फैमिली में है तो वो अपना एक तो रेगुलर मुआयना कराएं। इसी तरीके से जब भी आप आँख का मुआयना कराने जाएं तो वहाँ आप दो चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखें कि उनसे अपनी आँख के प्रेशर के मुतालिक पूछें, क्योंकि जो आँख का नॉर्मल प्रेशर होता है वो 11 से 21 के दरमियान होता है। अगर वो बढ़ रहा होता है तो वो जाके आपकी ऑप्टिक नर्व जिस या जो नस है जो कि दिमाग तक जा रही है उसके ऊपर दबाव डालती है, जो उसके जो फाइबर्स हैं वो मुतासिर हो जाते हैं और उस नस का जो है पैगाम पहुंचाने का सिलसिला कम हो जाता है, तो नज़र कम हो जाती है। फिर 40 के बाद जो है आप अपनी आँख का जब भी मुआयना कराएं तो उनसे कहें कि जी मेरी ऑप्टिक नर्व का भी इवेल्यूएशन करें और मेरा प्रेशर भी बताएं, और रेगुलर चेकअप से जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये एक स्लो बीमारी है तो इसको अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए और साथ में मेडिसिन दे दी जाए तो इसके बढ़ावे को बहुत हद तक रोका जा सकता है। और अगर हमारी फैमिली के अंदर ग्लोकोमा की हिस्ट्री या काले मोतिये की हिस्ट्री ना हो तो फिर किस एज के ऊपर इसका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन स्टार्ट करना चाहिए? उसके लिए जो है जो रिकमेंड है वो ये कि 40 साल की उम्र के बाद आपको ज़रूर अपना आँख का मुआयना करवाते रहना चाहिए, जिसमें प्रेशर भी चेक हो और आपकी ऑप्टिक नर्व और रेटिना भी चेक हो। देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम आवर ऑडियंस। वो ये कहना चाह रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं कि कैटरेक्ट, जब एक डॉक्टर आपकी आंख में कैटरेक्ट डायग्नोज कर देते हैं तो उसके बाद कितना देर तक इंतज़ार किया जा सकता है बिफोर कि हम इसको रिमूव करवाएं और लेंस इम्प्लांट करें? डॉक्टर शौकत, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें ये कि जब आप अगर मुआयने के लिए गए हैं तो वहाँ पे आपका पूरा मुआयना होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी नज़र कितनी है और कहाँ तक आपकी नज़र इम्प्रूव हो रही है। तो उसमें एक तो डॉक्टर की एडवाइस होगी कि जो है आपका मोतिया किस लेवल पे है और इसकी सर्जरी होनी चाहिए या भी इंतज़ार कर सकते हैं। और सेकेंडली ख़ुद आपको ये महसूस होगा कि आपकी आम ज़िंदगी में जो आपका रूटीन है अगर वो मुतासिर हो रहा है और आपको अपने रोज़मर्रा के मामूलात जो कि आप पहले बहुत अच्छे से कर लिया करते थे, अब वो उन मामलात में आपको मुश्किलात हो रही हैं, या आपको अंधेरा महसूस होने लगा है, या आपको जो है सामने से तेज़ रोशनी आती है तो प्रॉब्लम होने लगा है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मोतिये होते हैं, तो वो बाज़ औक़ात होते थोड़े हैं लेकिन शायद उनकी सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो वो आपको आपके माहिर अमराज़ चश्म बता सकते हैं और आप ख़ुद उसको ये देख सकते हैं कि मेरी अपनी रूटीन कितनी मुतासिर हो रही है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं डॉक्टर शौकत और मुस्तफ़ा दोनों से कहूँगा कि हमारी हेल्प करें इसको आंसर करने में। एक पेशेंट हैं जो ये बता रहे हैं कि वो कलर ब्लाइंड है और वो पूछना ये चाहते हैं कि क्या इसका कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त हुआ है? मुस्तफ़ा क्या कहेंगे आप इस बारे में? कलर ब्लाइंडनेस एक मूर्छी बीमारी है और इसमें इसका अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस में आप कुछ ऐसे, अगर हम इसको कलर ब्लाइंडनेस के इश्यूज़ को लेके चलें तो कुछ अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि हम कलर ब्लाइंड हैं तो हमें पहले से ही अपने लिए ये सोच लेना चाहिए कि हमारा कौन सा इन फ्यूचर ऑक्यूपेशन बेहतर रहेगा जो हमारे कलर ब्लाइंडनेस होने की वजह से इफ़ेक्ट ना करे। तो बेहतर ये है कि हम इन सब चीज़ों को सोच के फिर उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस की तरफ देखते हुए जाएं। और सेकेंडली ये कि कलर ब्लाइंडनेस की कोई अभी तक फर्दर ट्रीटमेंट नहीं हुई है। मज़ीद डॉक्टर शौकत इस पर बता सकते हैं। डॉक्टर शौकत, कलर ब्लाइंडनेस वाले जो पेशेंट्स होते हैं क्या उनकी लाइफ अफेक्ट होती है, उनकी रूटीन अफेक्ट होती है अगर उनको कलर ब्लाइंड लेबल कर दिया जाए? देखिए, कलर ब्लाइंड पेशेंट जो है ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कलर नहीं देख सकता या उसकी कोई ज़िंदगी जो है ब्लैक एंड वाइट है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ जो मिलते जुलते कलर होते हैं उसमें डिफरेंशिएट करना उनको मुश्किल हो जाता है और कभी कभी कुछ ज़्यादा अगर मुतासिर हो तो उसमें उनको बहुत मतलब जिस तरह सिग्नल्स हैं या कोई इस तरह मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन अगर टाइम से उसको जिस तरह मुस्तफ़ा ने बताया कि डिटेक्ट कर लिया जाए, जिस तरह अब बहुत सारे प्रोफेशंस के अंदर जो है जिस तरह इंजीनियरिंग है, तो जब इंजीनियरिंग में दाखिला होता है उस वक्त भी जो है वो कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप किया जाता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो 4 साल जो है वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करें और उसके बाद उनको बताया जाए कि जी आप कलर ब्लाइंड हैं तो अब आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो रूटीन क्या, ज़िंदगी क्या, मतलब बहुत मरीज़ जो है परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मैं प्रोफेशन नहीं बदल सकता। तो वैसे
आम जिंदगी में उसको कोई ऐसी मुश्किलात नहीं आती नज़र की वजह से, लेकिन प्रोफेशन जो है वो सिलेक्ट करते वक्त चेक कर लेना चाहिए। और कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसके अंदर कलर का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखा जाता है। जिस तरह अगर फोर्सेस में कोई जाना चाहते हैं, या मेडिकल में भी जो कुछ फील्ड ऐसी हैं कि जिसमें, और इंजीनियरिंग में कुछ फील्ड ऐसी हैं कि जिसमें कलर ब्लाइंड को नहीं लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं ले सकते, उसमें कुछ और सब स्पेशलिटीज ऐसी होती हैं कि जिसको वो अडॉप्ट कर सकते। बिल्कुल ठीक है आपने। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपकी नज़र को कम नहीं करती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कलर्स की डिफ्रेंसिएशन में थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट कर सकती है। और इसमें कुछ ट्रेनिंग के बाद इंसान कुछ मैचिंग कलर्स के डिफ्रेंशिएट करने की एक वो एबिलिटी प्रोड्यूस कर लेता है, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। कलर ब्लाइंडनेस को ज़ाहिर है कि मरूसी बीमारी है, और अगर फैमिली में ये बीमारी रन हो रही है तो अपने बच्चों के अंदर जेनेटिक एनालिसिस जल्दी करवा लें, या फिर उनकी आई टेस्टिंग बहुत जल्दी करवा लें, ताकि हमें मालूम हो जाए कि उनकी कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, ताकि आगे उनका जो फ्यूचर है वो उस लिमिटेशन के कंसिड्रेशन के साथ साथ प्लान किया जाए। डॉक्टर शौकत, आपने शुरू में जिक्र किया था, और हम प्रिवेंटिव ऑप्थेमोलॉजी के थीम के साथ ही मूव करेंगे, डायबिटिक रेटिनोपैथी और उसके प्रॉब्लम्स पे। मुझे ये बताइए कि इसका इलाज क्या इसका इलाज मौजूद है, और अगर इसका इलाज मौजूद है तो ये किस तरह किया जाता है, कितना मुश्किल इलाज है, कहाँ तक नज़र सेव की जा सकती है डायबिटिक पेशेंट्स की जिनकी शुगर की बीमारी आंख के पर्दे तक आ गई है। तो जो शुगर के मरीज़ हैं और जिनकी बीमारी जो है वो पर्दे तक आ गई है, तो उसमें सबसे पहले तो जो है कुछ टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट से ये पता चलता है कि पर्दा कितना मुतासिर है, और उस जो उसकी मुतासिर है कि वो किस जगह से कितना मुतासिर है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट मौजूद है, आज से चंद साल पहले, 25-30 साल पहले, तो लेज़र हुआ करता था सिर्फ, लेकिन उसके बाद से जो है इसमें कुछ इंजेक्शंस का इजाद हुए जो कि बहुत ही कारआमद हैं। क्योंकि जो है जो खून की रगें जो शुगर की वजह से लीक हो रही होती हैं, जब पर्दे पे जो वरम आ रहा होता है, तो वो इंजेक्शंस इन वरम को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा पर्दा मुतासिर होता है तो उसमें जो है अब भी लेज़र किया जाता है। दोनों चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, इंजेक्शंस को भी और लेज़र को भी, जिससे जो है मरीज़ की शदीद नौयत की जो है नज़र कम होने से रोका जा सकता है। कुछ ना कुछ तो मुतासिर अगर हो जाती है तो वापसी के इम्कानात हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद या अल्लाह ना करे इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक, या जो अद्वियात मौजूद हैं, मरीज़ को जो है वो ब्लाइंड होने से बचाया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर शौकत। काले मोती के लिहाज से एक सवाल है कि एक नई लेज़र की बात की जा रही है जो कि प्रैक्टिकली आपकी दवाओं की या ड्रॉप्स की नीड को कम कर सकती है या ख़त्म कर सकती है। इस लेज़र के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? जी, ये ख़ास किस्म का लेज़र होता है जो कि आँख के अंदर जो हमारा जो मुस्तकिल एक प्रेशर इसका नाम भी बता जी दीजिए। जी, उसको SLT कहते हैं, सिलेक्टिव लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी। थैंक यू। उसके अंदर ये होता है कि जो आँख के अंदर आँख का प्रेशर जो किस तरह मेंटेन होता है कि आँख के अंदर एक कुदरती पानी बनता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। वो पानी बनता भी है और उसका अखराज भी होता है। जो उसका अखराज होने की जगह होती है उसको एंगल कहते हैं। और वहाँ पे अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे टिश्यूज़ रखे हैं कि जहाँ से वो पानी को एब्जॉर्ब करके और बाकी खून के सर्कुलेशन के ज़रिए वो निकाल देते हैं। तो वो रास्ते तंग हो जाते हैं, तो इस लेज़र से ये होता है कि उन रास्तों को दोबारा से एक्टिव किया जाता है ताकि जो है वो पानी का अखराज ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से हो सके। तो बाज़ों का जो है वो मरीज़ दवा के बग़ैर भी जो है प्रेशर मेंटेन कर लेता है, या कम से कम दवा पे आ जाता है। पहले 2 दवा यूज़ कर रहा हो तो 1 पे आ जाता है, 3 कर रहा हो तो 2 पे, या 2 यूज़ कर रहा हो तो 1 पे आ जाता है। ये जो आपने सेलेक्टिव लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी की बात की, क्या ये आगा खान हॉस्पिटल में या कराची के शहर में किसी जगह पे मौजूद है? जी, आगा खान में इंशाल्लाह ताला अनकरीब ये दस्तयाब हो जाएगा, और कराची में जो है कुछ अस्पताल हैं उनमें ये मौजूद है। और क्या ये लेज़र बार बार भी किया जा सकता है? बिकॉज हम जहाँ तक हमारे पेशेंट्स को मालूम है, काले मोती की लेज़र को एक ही दफ़ा किया जा सकता था, उसके बाद बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती थी। तो क्या ये सिलेक्टिव लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी को बार बार किया जा सकता है?
जी, इससे पहले जो है वो एक लेज़र होता था, उसको बोलते थे ALT, ऑर्गन्स लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी, वो एक ही दफ़ा होता था। SLT के अंदर ये खूबी है कि ये दोबारा भी किया जा सकता है, तो रिपीट भी किया जा सकता है। तो अगर दोबारा से प्रेशर बढ़ने लग जाए तो इसको दोबारा से ट्राई करके, ये नहीं है कि फिर जो है हम सर्जरी ही करनी है या हमें सिर्फ दवाओं पे ही रहना है। तो इसकी एक अच्छी बात ये भी है SLT की कि इसको रिपीट भी किया जा सकता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है हमारे लिए, और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप सर्जन्स और डेंटिस्ट को भी लेसिक रिकमेंड करते हैं? और आपने खुद क्यों नहीं बताई? देखिए, मैं तो जो बात हो चुकी है इससे पहले कि उस एज क्रॉस कर चुका हूँ, और उस ज़माने में जिस वक्त यंग थे हम, तो उस वक्त ये लेज़र नहीं था। और जहाँ तक आपने पूछा कि भाई ऑप्थल्मोलॉजिस्ट और जो है डेंटिस्ट ये करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, तो इसमें कॉर्निया का जो लेज़र होता है उससे पहले जो है एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं कॉर्नियल टोपोग्राफी। तो कॉर्नियल टोपोग्राफी डिटेल में ये बता देगा कि जो है इसको लेज़र करने के बाद भी जो है आपको कोई मसाइल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो दोनों करवा सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली एवेल्यूएट करके अच्छे से। थैंक यू डॉक्टर शौकत। आज का जो थीम था हमारा प्रिवेंटिव ऑप्थेमोलॉजी का, दिस वाज इन कनेक्शन विद द वर्ल्ड साइट डे, और हमारी कोशिश ये रही है कि हम डायबिटिक रेटिनोपैथी से जो नज़र का नुकसान होता है उस पर आपको थोड़ी सी आगाही दें, काले मोती के बारे में बताएं, और बच्चों की आई हेल्थ के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाए। साथ ही साथ हमने कोशिश की कि आजकल जो पिंक आई का मर्ज फैला हुआ है उसके बारे में आपको आगाही दी जाए। इसके साथ साथ मैं कुछ लास्ट कमेंट्स के लिए अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर नर्सिंग कॉलीग राबिया। राबिया, इस सेशन के अख्ताम पे आप कुछ खास मैसेज अपने ऑडियंस को देना चाहेंगे? श्योर। आज जैसे कि वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है, तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम बल्कि हम सबकी ज़िम्मेदारी भी है कि हम अपनी फैमिली को इनकरेज करें, कम्युनिटी को इनकरेज करें कि वो अब आई केयर पे फोकस करें, और एटलीस्ट वंस अ ईयर डॉक्टर के पास अपनी आईज केयर के लिए आएँ प्लीज़। थैंक यू। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मशवरा है कि वंस अ ईयर आई एग्जामिनेशन इज़ अ मस्ट। ये आपको बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी पेचीदगियों से दूर रखता है। डॉक्टर शौकत, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हम इस वक्त जो जितनी भी बात की हमने प्रिवेंटिव पे, उसमें जो है कुछ प्रोफेशंस के लिए हमने कहा कि वो ज़रूर जो है वो अपने प्रोटेक्टिव जो भी उसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से जिस तरह डॉक्टर हारून ने कहा कि भाई, और मैंने भी कहा कि बच्चों को ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ें जो कि चाहे वो टॉयज़ में हों या वैसे आम ज़िंदगी में हों कि जिससे आँखों को नुकसान पहुँचने का ख़तरा है, उनसे बचा जाए। और 40 साल के बाद अपनी आँख का मुआयना ज़रूर करवाइए। डायबिटीज़ के पेशेंट्स ज़रूर अपना हर साल मुआयना करवाइए। अगर आँख में कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए जो भी इलाज बताया जा रहा है तो उससे ना घबराएं और बिल्कुल इलाज करवाएं। मुस्तफ़ा, आपका ताल्लुक ख़ास तौर पे पेशेंट्स की ऐनक के नंबर से रहता है। इस सिलसिले में आप कोई प्रिवेंटिव ऑप्थेमोलॉजी के थीम के लिहाज से मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल जी, आँखें बहुत बड़ी नेमत है, स्पेशली हम अगर अपने बच्चों की हिफाजत तरीके से कर सकें, और अगर हम बच्चों को जिस तरह स्कूल का एडमिशन प्रॉपर्ली करवाने जाते हैं, इसी तरीके से अगर हम अपने बच्चों के स्कूल एडमिशन के साथ साथ एक रूटीन बना लें कि हमने स्कूल एडमिशन के बाद उसको फ़ौरन आई एग्ज़ामिनेशन के लिए लेकर जाना है, तो हम बर वक्त उसकी आई एग्ज़ामिनेशन करके किसी भी एम्ब्लायोपिया या कोई भी ऐसी डिज़ीज़ आँख के अंदर मौजूद हो उससे हम पहले ही प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये सबसे अहम चीज़ है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर हम शुरू में ही बच्चों की आँख के बीमारी को देख लें तो ये उनके इन फ्यूचर के लिए भी बहुत बेहतर है। इसके साथ इसमें हम कलर ब्लाइंडनेस भी देख पाएंगे बच्चों की आँख की, और हम उनके फ्यूचर के बारे में भी आपको बता पाएंगे कि भाई इनको कलर ब्लाइंडनेस का मसला है, इसलिए आप इनकी जो इन फ्यूचर इनको जो भी ऑक्यूपेशन लेना है वो अपना सोच समझ के लें। और साथ साथ एम्ब्लायोपिया पे भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इवन ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि बड़ों के साथ साथ हमें अपने बच्चों की आँखों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी तरफ से आप सबको ये मैसेज है कि प्लीज़ अपने बच्चों के स्कूल एडमिशन के बाद एक दफ़ा उसकी आई एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवाएं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे पास मज़ीद कुछ क्वेश्चंस नहीं है, हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। खुदा हाफिज़ एंड हैव अ वेरी गुड डे।